हेलो प्यारे बच्चों, एलएनजे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पीवाईक्यू सीरीज में आप थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे एंड आई एम वेरी श्योर कि अब नर्स्ट इक्वेशन आपको बड़ा इजी लगने लगा होगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल एंड फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात करेंगे। अच्छा बच्चे, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात किया था तो वहां पे भी हमने ये बात डिस्कस किया था कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे रखता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल की। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल में हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं, आपसे डेल्टा जी पूछा जा सकता है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके अलावा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे सेल रिएक्शन का पूछा जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट गिवन आपको क्वेश्चन, द डी अपॉन डी टी, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल आपको गिवन है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल इज गिवन। तो ए बी सी डी आपको 4 सेल के टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द अबव हाफ सेल वुड बी प्रेफर टू यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें क्या बताता है, किसी भी सेल का पोटेंशियल टेम्परेचर वेरिएशन के साथ किस तरीके से वेरी होता है, उसका इंफॉर्मेशन हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट के थ्रू मिलता है। अब अगर हम कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा, हम क्या चाहते हैं कि हमें सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता रहे, यानी टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उसके पोटेंशियल में बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं डीई अपॉन डी की बात करूं, चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन करता हूं तो भी पोटेंशियल में डिफरेंस क्या बहुत कम होना चाहिए। तो मुझे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू अच्छे सेल के लिए क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो आपको पूछा यहाँ पे कौन सा हाफ सेल मुझे यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए जिसमें टेम्परेचर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम आपको मिल रहा हो। तो अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का 4 वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको कंपेयर करना है किसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू मिनिमम है। तो क्या आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 10⁻⁵ की रेंज में है, ये 2 × 10⁻⁵ की रेंज में है। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू किसका नजर आ रहा है आपको, डेफिनेटली शायद आप समझ पा रहे होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, किसमें आपको लीस्ट वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजीली मार्क्स यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कॉन्सेप्ट से गिवन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट डीई अपॉन डी फॉर अ सेल आर 2 वोल्ट। ये तो पोटेंशियल आपको गिवन है एसआरपी। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, सॉरी ई नॉट गिवन है, और यहाँ पे डीई अपॉन डी का वैल्यू आपको गिवन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ आपको वेरिएशन गिवन है, रिएक्शन आपको गिवन है। द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट पूछा है एट 300 केल्विन। अब अगर थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा हो तो क्या वहां पे हमने ऐसा कोई रिलेशन देखा था जहां पे हम गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में कोई रिलेशन जनरेट किया हो। ठीक है, तो वही चीज हम यहां से देखते हैं। ठीक है, वही चीज हम यहां से देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था तो इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो एंथैल्पी चेंज के लिए अगर आपको रिलेशन पता हो, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट के इक्वल होगा क्या। तो मुझे यहाँ से क्या पूछा है, एंथैल्पी चेंज पूछा है। तो अगर मुझे डेल्टा एच नॉट निकालना है तो किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। अब आप बोलेंगे सर डेल्टा जी नोट तो आपने बता दिया कि माइनस एन एफ ई नोट से आप निकाल लो, एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे करें। तो एंट्रोपी के लिए भी हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लेंगे, डेल्टा एस क्या होगा, एन एफ डीई अपॉन dt, ये एंट्रोपी के लिए कैलकुलेशन होता है। ठीक है, डीई अपॉन dt क्या होगा बच्चा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, एंट्रोपी का कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई नोट से आप निकालेंगे। तो डेल्टा जी नोट पहले मैं निकाल लेता हूं, डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ, या फिर एक साथ वैल्यू पुट करके इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा एच नोट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट। तो इस रिएक्शन में एन का वैल्यू आपको कितना नजर आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 2।
एफ का वैल्यू 96,000 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू मुझे दे रखा है बेटा 2 वोल्ट 2। अब देखो जो आंसर मुझे देना है ना बेटा वो किलो जूल पर मोल में देना है, तो किलो जूल पर मोल में देने के लिए मुझे इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन, ठीक है, इनटू डेल्टा एस नॉट का वैल्यू NF DE अपॉन DT, N का वैल्यू कितना होगा 2, F कितना बेटा 96,000 इंटू DE अपॉन DT का वैल्यू मुझे गिवन है क्या, ये -5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये ऑप्शन मुझे ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मुझे यहाँ पे किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 000 कितना बचेगा, माइनस में वैल्यू आएगा, ये हो गया 4 इंटू 6 24 36 -384। अब देखिए ये भी माइनस से आगे आ जाएगा, यहाँ से 3 0 आप काट देंगे, 3 0 कट गए और 10⁻⁴ भी है। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी मैं आपके लिए कर देता हूँ, क्वेश्चन को इजी कर देता हूँ। कैसे इजी कर देता हूँ मैं आपको, 96 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴ इतना ही बचा है, ठीक है। अब देखो ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, यानी आंसर तो नेगेटिव में ही आने वाला है। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो जो आंसर मुझे मिलेगा 384 से ज्यादा आने वाला है। तो अब ऑप्शन देख के आप बताइए कि आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे आंसर इसमें क्या आएगा बेटा, फर्स्ट आंसर आएगा, बिकॉज जब आप कैलकुलेट करोगे नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लोगे तो यहाँ पे आपको -412 यानी -384 से ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही होगी इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -412.8 आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं और डेल्टा एस का फॉर्मूला पता है NF DE अपॉन DT, तो आप इजिली यहाँ से एंथैल्पी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले बात करें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो तो, कॉन्सेप्ट में भी बहुत कुछ खास नहीं है, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बस वो कैलकुलेशन आती है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन बेहद ईजी होते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखो हम चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलते हैं। 2 farad of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at the cathode. अब जब यहाँ पे अच्छा ये भी हमें पता है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, मास लिबरेट होगा, और कैथोड पे ऑलवेज मास डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कौन डिपॉजिट होगा, डेफिनेटली रिड्यूस होने वाली स्पीशीज कौन होगी यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इन इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी आप समझिएगा, जो पोलैरिटी होती है ना इलेक्ट्रोड की जो पोलैरिटी होती है, यहाँ पर जो एनोड होता है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, या इस पे जो ये जो एनोड होता है उसका पोलैरिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज ना बोलते हैं यहाँ, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो कैथोड होता है उसका जो पोलैरिटी होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की पोलैरिटी की, ठीक है। अब बच्चों आपको एक कंफ्यूजन ये रहता है कि मैं किस केटायन को एनोड पे लेके जाऊं या किस आयन को एनोड पे लेके जाऊं, किस आयन को कैथोड पे लेके जाऊं। तो अब देखो बेटा, अगर एनोड इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड अगर पॉजिटिवली चार्ज है, उस पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो उसकी तरफ कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो नेगेटिव आयन को मुझे कहां पे भेजना है बेटा, एनोड पे भेजना है, और पॉजिटिव आयन को मुझे कहां पे भेजना है, कैथोड पे भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट गिवन है, तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट की बात करता हूँ, फिर यानी कैथोड की बात करता हूँ, फिर एनोड की भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, पहले तो आप सोच लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सोचेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे कॉपर आयन है, Cu2+ आयन है, SO4 आयन है, और बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कैथोड की बात करना है, क्वेश्चन में तो हमें कैथोड के बारे में कैलकुलेशन करना है, लेकिन अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड बिकॉज पॉजिटिवली पोलैरिटी वाला है, तो उसकी तरफ कौन सा आयन आएगा बेटा, सल्फेट आयन आएगा। एट एनोड, ए मींस एनोड, तो यहाँ पे SO4 आएंगे और वाटर भी रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किस किस का पॉसिबल है, सल्फेट आयन और
वाटर के ऑक्सीडेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सल्फेट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होने की वजह से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा बेटा, यहाँ पे वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। और ध्यान रखिए जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और H+ वहां पे बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जहां पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा वहां के आसपास का मीडियम H+ प्रोड्यूस होने की वजह से एसिडिक नेचर का हो जाता है। यानी एनोड टर्मिनल के आसपास का जो मीडियम होगा वो एसिडिक नेचर का हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे H+ प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए कैथोड की बात करें। अब कैथोड में देखिएगा हमारे पास अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज पोलैरिटी वाला है, तो उसकी तरफ कौन सा आयन भागेगा बेटा, पॉजिटिव आयन भागेगा, और वाटर तो यहाँ पे रहेगा ही। अब अगर यहाँ पे कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर का रिडक्शन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की बात करूं Cu2+/Cu, ये होता है 0.34 वोल्ट। और अगर यहाँ पे कैथोड पे ही मैं वाटर को रिड्यूस कर दूं, वाटर को रिड्यूस करवा दें, तो जब वाटर रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, H2 गैस बनेगा प्लस OH- भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि मुझे किसको रिड्यूस करना होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो -0.84 वोल्ट होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। तो आप आइडिया लगा पा रहे हैं यहाँ पे कौन रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने एक जनरल बात की है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे कि अगर मैं 2 फैराडे चार्ज को फ्लो कराऊं तो कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। शायद ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इन टर्म ऑफ मोल बात करूं तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कितना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस कितना, 2 फैराडे। जब आप 2 फैराडे चार्ज का फ्लो कराएंगे तो 1 मोल कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। जब आप 2 फैराडे चार्ज का फ्लो कराएंगे तो 1 मोल ऑफ कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल कॉपर का मींस कितना मास हो गया, 63.5 ग्राम। कॉपर का एटॉमिक मास कितना, ये भी गिवन है, ठीक है, 63.5 mu इन्होंने एक एटम का मास गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इन टर्म ऑफ मोल्स की बात करूं तो 1 मोल ऑफ कॉपर का मास कितना, 63.5 ग्राम। तो 63.5 ग्राम कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होगा। जेएमएस 2015 में बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी होते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इजी क्वेश्चन भी हमारे लिए टफ हो जाता है। चलिए बोला है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इन कैथोड फ्रॉम silver nitrate solution by a certain quantity of electricity. The volume in liter of oxygen gas produced at 273 Kelvin 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity. अब देखिए अगर आप ये आइडिया लगा पा रहे हैं तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे का क्वेश्चन है, जहां पे आप चार्ज सेम रखते हुए यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ फेराडे क्या होता है, अगर आपने सेम चार्ज फ्लो किया हुआ है तो जो मास डिपॉजिट होता है ना वो किसके रेशियो में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में यहाँ पे मास डिपॉजिट होता है। अब आप चाहें तो सेकंड लॉ ऑफ फेराडे लगा दें या कॉमन सेंस लगाते हुए इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। अब कॉमन सेंस क्या बोलता है बच्चे, अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कितना यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ है, जितना चार्ज सिल्वर नाइट्रेट के लिए आपने लिया था उतना ही चार्ज आप क्या करिए वाटर के लिए यूज में ले लीजिए। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड। तो यहाँ पे अगर आप सिल्वर की बात करें 4 Ag+, सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ रिड्यूस होगा। तो Ag+ जब रिड्यूस हो रहा है तो वहां पे Ag+ जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, सिल्वर प्रोड्यूस होगा। अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है यानी 1 फेराडे चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 मोल ऑफ सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट होगा यानी 108 ग्राम। इसका मीन सीधा मीनिंग क्या है, यहाँ पे कितना फेराडे का फ्लो हुआ होगा, 1 फेराडे का फ्लो हुआ होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा। अब मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके लिए, इन्होंने क्या बोला है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मुझे भी यहाँ पे वाटर के लिए 1 फेराडे ही यूज में लेना है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे अगर आप सेम क्वांटिटी को वाटर के लिए यूज में लेते हैं तो कितना यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, मुझे ये बताना है, ठीक है, राइट। अब देखिएगा वाटर के लिए बात करें तो जब वाटर यहाँ पे रिड्यूस होगा, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा, अच्छा ये भी थोड़ा देख लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए, जब आप सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं तो Ag+ बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये किस पे रिड्यूस हो रहा होगा, यहाँ पे कैथोड पे रिड्यूस हो रहा होगा। कैथोड कैसा होगा बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और वाटर कहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। क्या यहाँ पे NO3- का ऑक्सीडेशन होगा, क्या NO3- नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पे जो पोलैरिटी वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो NO3- किस
तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। लेकिन क्या NO3 माइनस फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर नाइट्रोजन बैठा हुआ है। तो फिर किसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा? वाटर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा बच्चा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? O2 बनेगा प्लस 4H+ बनेगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन है यानी 4 फेराडे है, तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस होगा। मुझे कितना फेराडे फ्लो कराना है? 1 फेराडे। अगर 1 फेराडे का फ्लो होगा तो 1/4 मोल O2 प्रोड्यूस हो जाएगा। 1/4 मोल ऑफ O2 का मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे अगर मैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की बात करूं एट 273 केल्विन 1 बार, अगर मैं 273 केल्विन 1 बार प्रेशर की बात करूं तो 1 मोल ऑफ आइडल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर। तो यहाँ पे 1/4 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.7 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 273 केल्विन 1 बार प्रेशर पे 1 मोल ऑफ आइडल गैस का वॉल्यूम कितना? 22.7 लीटर होता है। 1/4 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे। आपको आंसर किस में देना है? लीटर में ही देना है। तो डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट कितना 6 और 675। ठीक है, 5.675 लीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या? यहाँ पे 5.675 लीटर हो जाएगा। तो अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 5.66 भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 5.66 बिकॉज यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 5.66 आपको आंसर आएगा। हालांकि जेई ने यहाँ पे 5.66 टू 5.68 आंसर इसमें दिया था। तो 5.66 राउंड ऑफ करने पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब अगर आपको यहाँ पे फैराडेज लॉ आता है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? बोला है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 माइनस 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Mn2+ से और 4H2 बन रहा है। E0 आपको गिवन है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन फेराडे टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस। क्या अब इसके लिए पेन चलाने की जरूरत है? क्या इसके लिए यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है? नहीं है। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 से +2 तक जा रहा है, मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। अगर आपने 1 मोल यहाँ पे MnO4 माइनस लिया है तो यहाँ पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं। 5 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं, यानी 5 फेराडे यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, इन्होंने पूछा है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फेराडे। फेराडे में कितना चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? अब 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 5 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सो 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस के लिए कितना? 25 मोल इलेक्ट्रॉन, मीन्स 25 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। क्या यहाँ पे में इतना टाइम देने की जरूरत थी? बिल्कुल, आप देखते ही इसमें आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फॉर 2 hours टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन आया है। ठीक है, फेराडे कांस्टेंट 96500 लेना है एट STP पे। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस 22.7 लीटर आपको पर मोल लेना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है और बोला है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये हमें खुद ही आइडिया लगाना है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा और क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? O2 प्रोड्यूस हो जाएगा +4H+ +4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे H2O ले लेता हूँ एंड यहाँ पर आ जाएगा हाफ O2 + 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन। क्यों क्या है वो भी अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एनोड पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों तरफ हमें ध्यान रखते हुए चार्ज फ्लो सेम रखना होगा। ठीक है, एनोड पे ये हो रहा है। अगर मैं कैथोड की बात करूं, जब वाटर रिड्यूस होगा तो यहाँ पे वाटर के रिडक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर के रिडक्शन से बनेगा बेटा यहाँ पे H2 बनेगा +2OH- बनेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है बच्चे, यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम रखा है। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? सेम रखा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम हो गया। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ एनोड और कैथोड पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका। ठीक है, तो एनोड पे बन रहा है ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे बन रहा है H2 गैस। एनोड पे बना ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे बना है बेटा H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं?
वॉल्यूम ऑफ H2 जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 होगा नहीं होगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अगर मुझे H2 का वॉल्यूम मिल गया तो मुझे उससे O2 का वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ठीक है। जितना H2 का वॉल्यूम होगा उसका हाफ में क्या करूंगा, O2 का वॉल्यूम ले लूंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन है क्या, अगर 2 फैराडे फ्लो होता है तो यहाँ पे कितना 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस होता है, तो आपको कितना फ्लो कराया है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिटरी मेथड भी लगा लो, आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा लो। मैं सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दूं, सिंस बाय 2 इंटू 96500 कूलम 1 मोल H2 प्रोड्यूस, या आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड और 22700 ml प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इतना वॉल्यूम ऑफ H2 यहाँ पे बना होगा, बिकॉज मुझे एसटीपी कंडीशन गिवन है 22.7 लीटर यहाँ पे दे रखा है, तो आंसर मुझे किस में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में, ml में आंसर देना है, तो इसलिए मैंने इसको ml में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहले मोल निकाल लेते हैं, फिर मोल्स मिल जाएंगे तो उसको 22700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने कूलम से इतना मिल रहा है, आपने कितना कूलम फ्लो कराया है 0.1 एम्पियर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो 1 कूलम से कितना यहाँ पे मोल्स बनेगा, 1/2 इंटू 96500 ही यूज में लेना है, ठीक है। और कितना चार्ज फ्लो कराया है 0.1 एम्पियर, तो क्यू क्या होता है तो पता है सभी को, IT टाइम किस में पुट करना होता है, सेकंड में पुट करना होता है। 0.1 एम्पियर है, टाइम क्या होगा बेटा 2 आवर्स होगा, आवर्स को मुझे किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा यहाँ पे कितना 0.1 इंटू 2 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 96500 मोल्स, ठीक है। अब ये मोल्स मिल गए, मोल्स को अगर मुझे वॉल्यूम में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 22700 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 22700, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको लगभग जो वैल्यू मिलेगी वो 84.6 ml मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस होगा, 84.6 ml प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ H2 मिल गया है, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है, ऑलमोस्ट 84.6 ml है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगा, हाइड्रोजन के वॉल्यूम का हाफ मींस कितना 43.3 ml होगा, ठीक है। आपको पूछा था यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट STP, तो V टोटल कितना होगा, दोनों का सम कर दो, V टोटल कितना होगा बेटा, दोनों का सम कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी 42.3, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 4 2 6 8 4 12 126.9 हो गया है, ठीक है। आपको आंसर देना था कि यार नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या होगा 127 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो यहाँ तक आना पॉसिबल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते रहेंगे तो चीजें अपने आप फ्रेंडली लगने लगती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन an acidic solution of dichromate is electrolyzed for 8 minutes using 2 ampere current as per the following reaction। तो इक्वेशन आपको गिवन है, the amount of Cr3 plus obtained was 0.104 gram, the efficiency of process in percentage is। तो परसेंटेज एफिशिएंसी आपको बताना है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी बताने के लिए क्या करना होगा, देखिए परसेंटेज एफिशिएंसी एक्चुअली होती क्या है, अभी जो क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, ठीक है। अब अगर जब मैं यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं थ्योरेटिकली जब मैंने कैलकुलेशन किया और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पे जो मेरा क्रोमियम बन रहा है वो 0.104 ही बन रहा है बाय थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बाय फॉर्मूला, तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारा प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल अमाउंट के रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर मुझे कम आ रही है, इसका मींस प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें दे रखा है, और कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था वो हमें थ्योरेटिकल फॉर्मूले से W = ZIT से मिल जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, यहां पर ये देख लें कि एक्चुअली अमाउंट बनना कितना चाहिए था, ठीक है। अगर मुझे ये पता लग जाएगा
तो मैं क्या करूंगा, उसके रिस्पेक्ट में 0.104 कितना परसेंट है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, पहले यहाँ पे W निकालना है कि एक्चुअल कितना बन रहा था। ठीक है, बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, अगर देखो 6 फैराडे का फ्लो होता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी 2 मोल ऑफ क्रोमियम यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, 2 मोल क्रोमियम यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो किया है, 8 मिनट तक यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो किया है, 8 मिनट तक 2 एम्पियर करंट फ्लो किया है। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस बाय 6 इंटू 96500 कूलाम। ठीक है, कितना मास, यहाँ पे 6 फैराडे से 2 मोल ऑफ कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यानी सॉरी क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मीन्स कितना मास प्रोड्यूस होगा, 2 इंटू 52 ग्राम Cr 3 प्लस ऑप्टेन। तो 1 कूलाम से कितना मास यहाँ पे ऑप्टेन होना चाहिए था, 2 इंटू 52 अपॉन 6 इंटू 96500, और हमने कितना प्रोड्यूस यहाँ पे फ्लो कराया है, चार्ज 2 एम्पियर फ्लो कराया है 1 मिनट तक, तो मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये मुझे मिल जाएगा कितना, 2 इंटू 52 अपॉन 6 इंटू 96500 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 60 ग्राम। तो इतना मास यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए था, इतना मास यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए था। अब परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगा, परसेंटेज एफिशिएंसी मुझे निकालना है, तो कितना मास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली 0.104 ग्राम, और प्रोड्यूस कितना होना चाहिए था, 2 इंटू 52 इंटू 2 इंटू 80 इंटू 60। ठीक है, सॉरी 80 नहीं है, 8 है। ठीक है, 80 नहीं है, वो 8 है यहाँ पे, 2 इंटू 8 इंटू 60, तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इंटू 6 इंटू 96500। ठीक है, मुझे परसेंटेज में बताया तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट 60% आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है यहाँ पे, मैथमेटिकल पार्ट है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 60%। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल था, कितना अमाउंट बनना है वो आपको दे रखा है, कितना बनना चाहिए था वो आपने निकाल लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड is prepared by electrolysis of KCl in basic solution as shown in the following equation। तो Cl माइनस से ClO3 माइनस बन रहा है, X एम्पियर हैज टू बी पास्ड फॉर 10 hours टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, द वैल्यू ऑफ X। मुझे बताना है कितना एम्पियर करंट यहाँ पे हमने फ्लो कराया होगा ताकि 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बन जाए। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास आपको दे रखा है, फेराडे का वैल्यू मेरे को 96500 यूज में लेना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है, W किसके इक्वल होता है, ZIT के इक्वल होगा। Z को आप क्या ले सकते हैं बेटा, E अपॉन 96500 इंटू IT, और E क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में, 96500 इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे I क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो I को मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो कितना मास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, 10 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। मोलर मास कितना दे रखा है KClO3 का, 122.6 ग्राम दे रखा है, इंटू I का वैल्यू मुझे पता करना है, टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स। तो जब भी हम यहाँ पे टाइम पुट करते हैं हमेशा सेकंड में ही पुट करना होता है, तो पहले 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट मिला, मिनट को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड मिल गया है। एन फैक्टर कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ClO3 माइनस की बात करें तो ClO3 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर X कंसीडर करें, 3 इंटू ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इक्वल टू -1, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो X कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे +5। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, +5 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +5 तक जा रहा है, तो यानी यहाँ पे Cl माइनस ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, अपॉन 6 इंटू 96500। ठीक है, तो I मुझे निकालना है, तो I विल बी इक्वल टू 60 इंटू 96500 अपॉन 122.6 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये आपको किसका यहाँ पे I का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.31 एम्पियर के लगभग आ रहा
होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, तो जब आप 1.31 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका 1.31 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे आंसर क्या देना होगा बेटा, यहाँ पे 1 आंसर देना होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो क्या ये क्वेश्चन बड़े टफ है क्या? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको केवल कैलकुलेशन करना होगा, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पूछा है क्लोरीन Cl2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, O2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, H2 is formed at anode and OH- is formed at cathode। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी एक करेक्ट होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। बाकी 3 अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है उसकी भी हम बात करते हैं। तो NaCl एक्वस की बात करें, एक्वस NaCl की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन में Na+ भी होगा, Cl- भी होगा और वाटर भी होता है, ठीक है। तो अब अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कैसा टर्मिनल होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होगा। तो एनोड पे कौन कौन से आयंस आएंगे बेटा, Cl- आएगा और वाटर रहेगा, ठीक है। कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल पे कौन कौन से आयंस आएंगे बेटा, ऑपोजिटली चार्ज यानी Na+ आएगा और वाटर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं एनोड की बात करूं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, यहाँ पर जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो 2Cl- से क्या बनता है बेटा, Cl2 बनता है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साथ के साथ एनोड पर Cl- के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे जो Cl- है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो Cl2 होता है वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके अलावा वाटर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जब वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, O2 गैस बन जाएगा। वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, O2 गैस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cl2 है वो मेजर प्रोडक्ट है। वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनेगा प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है वो ओवर पोटेंशियल रीजन होता है। यहाँ पे वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब NaCl का ऑक्सीडेशन होता है तो मेजर प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो Cl2 यहाँ पे मिलता है इन प्लेस ऑफ O2, ठीक है। ये तो हमने एनोड की बात की। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कौन रिड्यूस हो सकता है, कैथोड पे Na+ रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा। और वाटर अगर रिड्यूस होता है तो वाटर के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, H2 बन जाता है और साथ में OH- भी बनेगा। H2 के साथ क्या बनता है, OH-। अब देखिए यहाँ पे कौन रिड्यूस होना चाहिए, क्या मेटल के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है क्या, मेटल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ही होती है। बाकी अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है -2.71 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे सोडियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में 0 रहेगी, वहां पे उसकी जगह कौन रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे जब वाटर रिड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, H2 गैस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। H2 के साथ साथ क्या होगा, OH- बनेगा। अब देखो सॉल्यूशन में Na+ तो ऑलरेडी है, OH- यहाँ से बन गया है, तो यहाँ पे क्या NaOH भी बन जाता है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे एनोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनेगा बेटा, क्लोरीन गैस बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे O2 गैस बनेगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा, साथ में OH- भी बनेगा। तो वो OH- NaOH के साथ मिलकर क्या करता है, NaOH फॉर्म कर देता है, यानी सॉल्यूशन क्या हो जाता है यहाँ पे इसके आसपास का बेसिक नेचर का हो जाता है। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, Cl2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, कैथोड पे नहीं बनता भाई साहब, एनोड पे बनता है। O2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, कैथोड पे नहीं बनता, एनोड पे बनता है। H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, एनोड पे नहीं बच्चे, कैथोड पे बनेगा। और OH- फॉर्म्ड एट कैथोड, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब पिछले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है, एनोड पे आपका O2 बन रहा है, सॉरी जो मेजर प्रोडक्ट है वो Cl2 बन रहा है, O2 बन रहा है, कैथोड पे आपको H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है और साथ में OH- यानी NaOH भी वहां पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए कौन सा नहीं बन रहा है, NaOH तो बनता है, बिल्कुल सही है,
एनोड पे Cl2 भी बनता है मेजर प्रोडक्ट में, H2 कैथोड पे बनता है, लेकिन HCl यहाँ पे नहीं बन रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपके लिए? फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जेईई मेंस 2023 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी जेईई मेंस 2023 में ही पूछा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट पता है ना किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो ये फोकट के मार्क्स से आपको इजीली ये मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अ मेटल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया has to be coated with nickel layer of thickness 0.001 mm. A current of 2 ampere was passed through a solution of nickel nitrate for x second to coat the desired layer. The value of x, कितने सेकंड के लिए यहाँ पे करंट फ्लो किया होगा ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे मुझे इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो निकल जब यहाँ पे रिड्यूस होगा तो Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा बेटा, यहाँ पे निकल बना लेगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है? W किसके बराबर होता है बेटा? ZIT के बराबर होता है। Z को हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा? E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T, और E को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? जो भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है उसका मास, एटॉमिक मास या मोलर मास। अभी निकल रिड्यूस हो रहा है तो उसके एटॉमिक मास को हम पुट कर देंगे, 1 मोल के ग्राम एटॉमिक मास को हम पुट कर देंगे अपॉन वैलेंसी फैक्टर जो भी होगा, एन फैक्टर जो भी होगा वो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। हालांकि आपको शायद रिएक्शन देख के समझ आ रहा होगा कि निकल का एन फैक्टर क्या होगा, Na2 प्लस का एन फैक्टर क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चे, आपको क्या निकालना है? x सेकंड यानी टाइम कैलकुलेट करना है। सो T विल बी इक्वल टू W इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इंटू I। ठीक है, बस वैल्यू पुट कीजिए, कितना ग्राम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कितना ग्राम यहाँ पे, अच्छा आपको मास नहीं दे रखा है, आपको डेंसिटी का इंफॉर्मेशन दे रखा है और सरफेस एरिया का इंफॉर्मेशन दे रखा है और थिकनेस गिवन है। तो क्या यहाँ पे सरफेस एरिया और थिकनेस से आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? क्या डेंसिटी और वॉल्यूम से आप मास निकाल सकते हैं क्या? तो मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितना मास यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होगा, सॉरी कितना मास यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी कितना है बेटा? यहाँ पे डेंसिटी आपको गिवन है 10 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है, सरफेस एरिया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, थिकनेस 0.001 mm, या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं डिवाइडेड बाय 10 तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 96500 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास आपको दे रखा है इसका कितना 60 इंटू कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पेयर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे केवल कैलकुलेशन बची है। तो यहाँ से 2 से 2 उड़ा दीजिए, 10⁻⁴ है, ये 100, ये 0, एक 0 और उड़ा दें, ये उड़ा जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 0 भी खत्म हो गया तो क्या बचा 965/6 मीन्स कैलकुलेशन करते हैं 1360। ठीक है, 36 हो जाएगा, 160.8 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो आंसर देना है वो नियरेस्ट इंटीजर में देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में 161 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेहद सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे भी करने में उतना टाइम नहीं लगा, एक्सप्लेन करना होता है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता हूं। अदरवाइज अगर खुद से सॉल्व कर रहे होते तो डेफिनेटली ये यहाँ पे सेकंड्स की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, फॉर्मूला पता है, मैंने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पे मास निकाला डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से और आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है इंटीजर्स में। तो बच्चे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं आते हैं, अगर आप आराम से सॉल्व करें तो भी ये क्वेश्चंस इजीली होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3+/M2+, रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है फॉर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट। ठीक है, -0.26, -0.41 वोल्ट, 1.51 वोल्ट एंड 1.97 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द मेटल आयन विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स आर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
का बात की गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मिक्सअप करके बात की है, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि अगर हम दो मेटल को या दो एलिमेंट को एक साथ रखते हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और जिसका कम होगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो H2 यहाँ पे डाइल्यूट एसिड से बन रहा है, तो एसिड्स में क्या होता है बेटा H प्लस होता है, तो H प्लस से क्या होगा बेटा यहाँ पे H2 बन रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना बेटा 0 वोल्ट होता है। तो हम क्या बोलते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हो जाएगा रिड्यूस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हो जाएगा रिड्यूस। तो अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसके रिस्पेक्ट में बाकी का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो इसका होगा रिडक्शन और बाकी का क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे द मेटल आयन विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो कौन यहाँ पे हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम होगा, यानी 0 से कम होना चाहिए। तो क्या 0 से कम आपको कहीं नजर आ रहा है क्या, ये -0.41 भी 0 से कम है, ये 0 से ज्यादा है और ये भी 0 से ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो होता है रिड्यूस और जिसका कम होता है वो होता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो मेरे को हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल उन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए। तो 0 का वैल्यू किन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, -0.26 एंड -0.41, तो यानी वेनेडियम और क्रोमियम आपके लिए यहाँ पर आंसर होंगे। तो हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन तो इनको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइज कहां से कहां तक, +2 से +3 तक। तो वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+ यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए तो ये आया हुआ था बेटा जेईई मेंस 2023 में ही आया था, ये भी बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर x मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर टू डिपॉजिट 0.3482 ग्राम ऑफ आयरन, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको बताना है कितने मिनट तक करंट का फ्लो कराया गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का सिंपल फॉर्मूला ही मुझे लगाना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मुझे किसको रिड्यूस करवाना है। तो मुझे आयरन को रिड्यूस करवाना है। अगर फेरिक सल्फेट में बात करूं तो आयरन +3 में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड यहाँ पे आयरन में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मुझे एन फैक्टर मिल जाएगा, आयरन का एन फैक्टर क्या है। अब W में लगा दूं, W क्या होगा बेटा, E/96500 इंटू आई इंटू टी, और ई को मैं क्या लिख दूं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन अपॉन एन फैक्टर। आयरन का एन फैक्टर क्या है बेटा, आपको 3 मिल गया है, इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। आपको क्या पूछा है, यहाँ पे टाइम पूछा गया है मिनट में। पहले मैं सेकंड की बात करूं तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, मास कितना यहाँ पे डिपॉजिट करना है मुझे 0.3482 ग्राम, इंटू एन फैक्टर क्या होगा बेटा, इसका 3 हो जाएगा, इंटू 96500 होगा, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास मुझे आयरन का गिवन है बेटा 56, इंटू कितना करंट फ्लो कराया गया है, 1.5 एम्पियर करंट का फ्लो कराया गया है, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टाइम ऑलमोस्ट 1200 सेकंड के आसपास, ये लगभग इतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। 1200 सेकंड तक हमें ये करंट फ्लो कराना होगा, लेकिन जो हमें आंसर देना है वो किस में देना है, मिनट में देना है। तो सेकंड को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया है, सिंपल 1 मिनट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप देखिएगा कॉन्सेप्ट, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे चीजें आपनी उतनी जल्दी जल्दी क्लियर होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पोटेशियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी है। अच्छा ऐसी रिएक्शन हम अभी पहले भी देख चुके हैं। इफ ओनली 60% ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड इन दिस रिएक्शन, द टाइम राउंडेड टू द नियरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ KCl3 यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो कितना टाइम यहाँ पे आवर्स में रिक्वायर्ड होगा। तो अगेन यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो पहले तो मैं देखूं यहाँ पे W क्या होगा बेटा, ZIT के अकॉर्डिंग यहाँ पे E/96500 इंटू आई इंटू टी, और E को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे ग्राम मोलर मास जो भी होगा किसका, KCl3 की बात की है तो ग्राम मोलर मास अपॉन
n फैक्टर इंटू 96500, ठीक है, इंटू आई इंटू टी, ठीक है, राइट। अच्छा एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन पे आ जाए, एक मिनट, 965 ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, वैल्यू पुट करना है आपको, क्या निकालना है, कितना टाइम पूछा है, तो अगेन मुझे टी पूछा गया है, तो टी मुझे निकालना है, तो क्या होगा, W इंटू एन फैक्टर इंटू 96500, ठीक है। देख लेना, हम फेराडे का वैल्यू हर क्वेश्चन में सही तो पुट करें ना, क्योंकि बहुत सी बार कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96000 भी दे देते हैं, तो क्वेश्चन में जैसा इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसा ही आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा, ठीक है। अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू आई, तो वैल्यू पुट कीजिए, टाइम आपको निकालना है, ठीक है। इससे तो आंसर सेकंड में आएगा, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना मास है यहाँ पे, 10 ग्राम ऑफ KClO3 आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो बच्चे अगेन यहाँ पे -1 से +5 में जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा होगा, इंटू 96500 अपॉन ग्राम मोलर मास कितना देखा है इसका 122 मुझे यूज में लेना है, इंटू करंट कितना यूज में लेना है बेटा। अब देखो यहाँ पे करंट बोला है, कितना एम्पेयर करंट फ्लो कराया है, यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट फ्लो कराया है, लेकिन 60% ही यूज में हो रहा है, तो 2 एम्पेयर का 60% ही मुझे यूज में लेना है, तो आई कितना होगा बेटा, आई कितना होगा, 2 का 60% मुझे यूज में लेना है, यानी 1.2 एम्पियर मुझे यूज में लेना है, ठीक है। तो ये 1.2 यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो टाइम मुझे मिल गया है किसमें, सेकंड में, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ, यहाँ पे 1/3600 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे आवर्स में करंट मिल जाएगा, ठीक है, आवर्स में करंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी आवर्स में मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेट टाइम मुझे मिलेगा आवर्स में 10.8 आवर्स, ठीक है। अब मुझे नियरेस्ट इंटीजर में ही आंसर देना है, ठीक है, नियरेस्ट आवर्स में मुझे बताना है, तो नियरेस्ट इंटीजर में जो आंसर होगा वो 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर यहाँ पर है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सिंपल है, तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using 0.1 Faraday electricity. How many moles of nickel will be deposited at the cathode? अब अगर आप यहाँ पे Faraday's law को आप समझ चुके हैं, तो इसको फटाफट से पॉज करके विद इन 30 सेकेंड इसको सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए शायद आपने पॉज करके इसको सॉल्व किया है, ट्राई किया है, तो यहाँ पे देखिए मुझे किसको रिड्यूस करना है, निकल को रिड्यूस करना है, किस पे रिड्यूस होगा, कैथोड पे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो निकल रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे क्या Ni2+, ये निकाल पा रहे हैं, निकल यहाँ पे 2+ में होगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बन जाएगा बेटा, निकल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ निकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कितना 2 फेराडे चार्ज यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा होगा। अब यहाँ से आपको 0.1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया है, तो 2 फेराडे से यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, बाय 2 फेराडे 1 मोल निकल डिपोजिट हो रहा है। अगर आप 1 फेराडे यहाँ पे यूज में लें, बाय 1 फेराडे 1/2 मोल Ni डिपोजिटेड, और अगर आपने 0.1 फेराडे यूज में लिया है, तो ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 0.1/2 मीन्स 0.05 मोल निकल यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि NIT यहाँ पे जो NTA होता है वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप इन इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, हालांकि ये ऑप्शन गिवन है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। तो 100 एम्पीयर करंट फ्लो करा रहे हैं, तो मुझे इतना ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है कि वो 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन को रिड्यूस कर दे, ठीक है, सॉरी कम बर्न कर दे, ठीक है, रिड्यूस ना करे, बर्न कर दे, ठीक है। तो 27.66 मुझे डाइबोरेन को यहाँ पे बर्न करवाना है, तो पहले तो मुझे डाइबोरेन पता होना चाहिए कि डाइबोरेन क्या है। डाइबोरेन क्या है बेटा, B2H6 डाइबोरेन होता है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है बेटा, बर्न करना है, ठीक है।
अब जब बर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ कंबशन की रिएक्शन होगी। तो पहले मैं बात करूं मुझे कितना ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पहले उसकी तो बात करूं। B2S6 का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, कंबशन होगा, तो B2O3 यहाँ पे बनता है प्लस H2O बनता है। जितना बोरोन हो B2O3 में और जितना हाइड्रोजन वो वाटर में चला जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर दो, बोरोन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ, 3 यहाँ पे, तो 3O2 यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए 27.66 ग्राम की बात करें तो कितना मोल हुआ। एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन आपको देखा है 10.8, तो B2H6 का कितना होगा बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 10.8 प्लस 6 हाइड्रोजन है, तो 21.6 प्लस 6 यानी 27.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1 मोल डाइबोरेन आपको गिवन है। तो अगर 1 मोल डाइबोरेन आपको गिवन है, B27.66 का मीन्स क्या हो गया बेटा, 1 मोल। तो अगर 1 मोल आपको डाइबोरेन गिवन है तो 3 मोल O2 यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल O2 यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब 3 मोल O2 बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वाटर को हमें यहाँ पे कितने टाइम तक यहाँ पे रिड्यूस करना, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, वो हमें कंपेयर करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, O2 बनेगा प्लस 4H प्लस बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे तक जाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल यहाँ पे देखना है। अगर 1 मोल O2 बनता है तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होते हैं। ठीक है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होते हैं, यानी कितना चार्ज, 4 फैराडे का चार्ज। ठीक है, अब अगर 3 मोल O2 अगर मुझे बनाना है, 3 मोल O2 के लिए कितना, 12 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो होगा, यानी 12 फैराडे चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा। 12 फैराडे का मीन्स क्या हो गया, 12 इंटू कितना बोला है, 96500। ठीक है, 96500 कूलाम का मुझे यहाँ पे चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा। तो इतना चार्ज मुझे फ्लो करवाना पड़ेगा, कितने आवर्स तक वो अब देखना है। तो मुझे क्यू मिल गया है, तो मुझे टाइम निकालना है। तो क्यू क्या होता है, IT के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ पे I गिवन है, T निकालना पड़ेगा। तो T क्या होगा, Q अपॉन I। ठीक है, Q क्या है, 12 इंटू 96500 अपॉन I क्या है बेटा, 100 एम्पियर। तो 100 से डिवाइड करूंगा तो यह आंसर मुझे पहले किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। अब इस सेकंड को मुझे किस में, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 60 एंड 60, तो 12 इंटू 965 अपॉन 60 इंटू 60, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3.2 आवर्स के अप्रोक्स आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको फैराडेस लॉ में कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से समझिए, और डेफिनेटली अगर जेईई मेंस में आपको सक्सेस रिक्वायर्ड है तो एक चीज आपको बिल्कुल फॉलो करनी होगी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपने रखा हुआ है, डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं विद डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अगर मन कर गया तो 8 घंटे पढ़ लिया और अगले 3 दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल गलत है। अगर आप रेगुलरली 6 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, 7 आवर्स रेगुलरली पढ़ रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सक्सेस आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, आई होप आप इन सब चीजों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। थैंक यू।